नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने व्याकरण से संबंधित संज्ञा को लेकर आया हूँ। यह संज्ञा हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आता ही है, चाहे वह पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो। इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है संज्ञा। संज्ञा को जानने के पहले शब्द और पद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। अब देखते हैं पद के भेद। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो लीजिए संज्ञा। सिंपल सी परिभाषा संज्ञा किस प्रकार दे सकते हैं। मतलब हम अपनी आँखों से जो भी देखते हैं और उसे देख करके जिसका हम नाम फट से जान लेते हैं, चाहे वह अलमारी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गिलास हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सड़क हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। किसी का नाम ही उसकी क्या है? संज्ञा है, तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अतः इसे नाम भी कहा जाता है। जैसे राम, दूध, दिल्ली, फूल, अच्छा। हाँ, राम किसी व्यक्ति का नाम है, दूध किसी पदार्थ का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, फूल किसी जाति का नाम है, अच्छा किसी भाव का नाम है। तो हम संज्ञा को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर तथा दूसरा है अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर उसके बाद आता है रूढ़ शब्द। ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता। या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसके खंड सार्थक नहीं होते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक और निरर्थक ये शब्द के प्रकार हैं। तो जिसके अर्थ होते हैं वो सार्थक कहलाते हैं और जिसके अर्थ नहीं होते वे निरर्थक कहलाते हैं। अब ये मत पूछिएगा या फिर ये भी जान लीजिए कि निरर्थक शब्द भी कभी कभी सार्थक शब्द के साथ में जुड़ करके अपना अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना। तो वानी, वाना, वाय ये निरर्थक शब्द हैं, लेकिन सार्थक शब्द के साथ में जुड़ करके अपना अर्थ क्या कर देते हैं? स्पष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार इसका उदाहरण दे सकते हैं: हाथ, पेट, किताब, कलम। ये हाथ, पेट, किताब इन शब्दों को टुकड़े अगर करते हैं तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिसके अर्थ स्पष्ट होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक रूढ़ों से मिलकर बनते हैं।
तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक बोलने से ही हमारे मन में यह आता है कि यह दो शब्दों के योग से या जुड़ने से बनता है। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक पहला शब्द है और दूसरा आलय। आलय मतलब होता है का घर। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकों का घर, पुस्तकालय। उसी प्रकार जलज। फिर आता है योग रूढ़। ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज। उदाहरण के लिए पंकज। पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल। कहने का यही मतलब है कि पंकज जब हमारे मन मस्तिष्क में आता है तो उसका अर्थ हम समझ जाते हैं कि हाँ, पंकज मतलब कमल होता है। तो जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ के बारे में हमें बताता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ये जलज, ये तो अपवाद टाइप का यौगिक में आ गया है। तो ये तो था व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब उसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम व्यक्ति का नाम है, गंगा या तो नदी का नाम हो सकता है या किसी लड़की का नाम, और पटना स्थान का नाम है। तो जहाँ पर एक का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तथा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहले में हम राम बोले हैं, वो व्यक्तिवाचक है, तो राम को जातिवाचक बनाएंगे तो उसमें मनुष्य हो जाएगा या लड़का भी हो सकता है ना। तो नदी, पर्वत, लड़का, एक मिनट दोस्तों, नदी, एक मिनट, हाँ, नदी, पर्वत, लड़का, नदी। अच्छा, ये नदी जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका व्यक्तिवाचक क्या होगा? गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी, अमेजन नदी, नील नदी। मतलब किसी एक नदी का नाम आता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और समस्त नदियों का नाम आता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। पर्वत में भी उसी प्रकार का है, लड़का में भी उसी प्रकार का है। लड़का बोलने से समस्त लड़कों का नाम आ जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा है। और राम, किशन, मोहन, वत्सल, जिज्ञांस, जियांस, इस प्रकार का जब बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है। अच्छा, लाल रंग, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, क्योंकि वहाँ पर लाल रंग का नाम आ गया है। उसी को सिर्फ हम रंग बोलते तो वह जातिवाचक संज्ञा होता। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, दूध, घी आदि, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सोना को लीजिए, जैसे कि सोना, छोटा सा चावल का दाना इतना रहेगा तब भी उसे सोना कहेंगे, और बड़ा सा 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो का रहेगा उसे भी सोना ही कहेंगे। पानी भी एक बूंद रहेगा तब भी वह पानी है, और क्या बोलते हैं, तालाब भर का, नदी भर का, समुद्र में भी देखते हैं, एक गिलास में भी देखते हैं, बॉटल में भी देखते हैं, तो वह पानी ही होता है। तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय,
जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के बारे में बताता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सभा में लोगों का समूह रहता है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। कक्षा में भी छात्रों का समूह रहता है, चाहे वह क्या बोलते हैं लड़का हो चाहे लड़कियां हो, लड़के हो चाहे लड़कियां हों। बाजार में भी लोगों का समूह रहता है, पुलिस में भी जवानों का समूह रहता है, सेना में भी जवानों का समूह रहता है। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समुदाय या समूह के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, अच्छा, बुरा, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में। अच्छा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट ये प्रत्यय जोड़ करके किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट ये प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे कि पुरुष एक शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो क्या बन गया है? पुरुषत्व। सुंदर एक शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो सुंदरता। उसी प्रकार चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, निकट से निकटता, लाल से लालिमा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका संज्ञा जो है समाप्त होता है। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास? कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमी हो उसको कमेंट करके बताइए ताकि मैं अगले क्लास में उसको पुनः सुधार सकूं। धन्यवाद।